हेलो एवरीबॉडी, आपको ये बता दिया था काउंटेबल किसको बोलें और अनकाउंटेबल किसको बोलें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? नाउन नहीं रह गया, वो क्या बन जाता है? वो भावना वाला नाउन बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग में मम्मी पापा एक मत पे राजी हो गए। मान लो किसी की शादी करनी है, मम्मी पापा को। हेलो एवरीबॉडी, और नाउन के बारे में पहला कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था कि नाउन के बारे में पहला कंसेप्ट नहीं, पहला टाइप पढ़ लिया था। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के हिसाब से हमने इसको बांटा था। काउंटेबल किसको बोलते हैं और अनकाउंटेबल किसको बोलते हैं। हमने आपको ये बता दिया था काउंटेबल किसको बोलें और अनकाउंटेबल किसको बोलें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, मटेरियल नाउन क्या होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग पढ़ चुके हैं और प्रॉपर नाउन को भी हमने आपको बता दिया था। इसके अंदर थोड़ी बहुत बातें और आएंगी जो सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, तो आपको वैसे ही जैसे बताया जाए वैसे ही नोट कर लेना है। मैं बिल्कुल सजा करके आपको लिख करके दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा आपको कहीं से जाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कुछ अपने आप से कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। जितना दिया जा रहा है बस उतना पढ़ो, पूरा काम हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन के बारे में पूरा डिस्कस कर दिया है कि प्रॉपर नाउन के साथ न तो द लगता है, न तो इसके साथ कभी आर्टिकल लगता है, ना ही इसका कभी प्लूरल बनता है। ये तीनों बातें हमने बताई थी, लेकिन हमने बोला था कि ये जनरली नहीं होता, एक्सेप्शनली तो होता है। एक्सेप्शनली कब होता है ये भी हमने आपको डिस्कस कर दिया था। आज बताऊंगा कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन कोई भी एक ऐसा कॉमन सा नाम जो किसी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या जब मैं एक टीचर बोलता हूँ इससे ये बात पता चलता है कि जेंडर क्या है? क्या इससे ये पता चलता है कि नाम क्या है? क्या इससे ये पता चलता है कि उम्र क्या है? यानी टीचर का न तो उम्र, नाम, जेंडर, इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई स्टूडेंट है तो उसका नाम क्या है, जेंडर क्या है, उम्र क्या है, या उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, या वो किस क्लास से बिलोंग करता है, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, किस फैमिली से बिलोंग करता है, डजेंट मैटर, उसे कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो ये इस तरीके के सभी वर्ड जो एक क्लास को दिखाते हैं, कोई भी एक ऐसा कॉमन सा नाम जो पूरे क्लास को दिखाए, उसको क्या बोलोगे? कॉमन नाउन बोलोगे। स्टूडेंट कॉमन नाउन है, टीचर कॉमन नाउन है, डॉक्टर, सारे डॉक्टर, पता नहीं कौन, चाहे जैसे भी हो, चाहे जिसका जो नाम हो, नाम से क्या फ़र्क, किस डिपार्टमेंट का है उससे क्या फ़र्क, डॉक्टर तो डॉक्टर है। तो जितने भी पेशे होते हैं, जितने भी ऑक्यूपेशंस होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं? कॉमन नाउन में आ जाते हैं। अब कुत्तों को भी कॉमन नाउन में रखा जा सकता है। डॉग, किसी के डॉग को घर में जो पाले गए उनको डॉग को कुत्ता बोलते तो चिढ़ जाते हैं, जैसे वो कुत्ता नहीं टाइगर पाले हुए हों, है ना। तो डॉग को भी क्या बोला जाता है? डॉग भी उनका अगर डॉग का भी आजकल नाम रखा जाता है। टॉमी, एक मेरा दोस्त है, उसके कुत्ते का नाम टाइगर था। अब वो रोज़ बात करे अपने मम्मी से, क्या मम्मी टाइगर ठीक है? कहे भाई टाइगर पाल के रखा है घर में। बाद में पता चला कि अच्छा टाइगर का, ये कुत्ते को टाइगर कहता है, यानी डॉग का भी उसने नाम रखा हुआ है। डॉग का भी एक प्रॉपर नाउन है। तो डॉग क्या है? कॉमन नाउन। जब डॉग कहते हैं तो डॉग सभी तरीके के डॉग की बात कर रहे हो, कुत्ते की बात कर रहे हो। अभी किसी घर पे जाकर के बोला, अरे आपका कुत्ता बड़ा भौंकता है, कुत्ता मत कहिए, इसका नाम शेरू है, नाम लीजिए इसका। बड़ा कुत्ता कहने का मतलब क्या? आप तो कॉमन बना दिया तुमने उसको, कॉमन मत बनाइए, उनके बड़ा बुरा लग जाता है उनको। तो ऐसा कोई भी नाम, चाहे जैसा भी नाम हो, अगर वो किसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या बोलोगे? उसको कॉमन नाउन बोलोगे। तो कॉमन नाउन के दो कॉमन नाउन हमने क्या होता है ये आपको बता दिया, है ना। अब कॉमन नाउन के बारे में हम समझते हैं कि कॉमन नाउन के दो कंसेप्ट होते हैं। कॉमन नाउन के सामने अगर द लगा दोगे तो वो एक भावना बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? जैसे मैं बोलूँ, और उसके सामने अगर द लगा दोगे अगर किसी एडजेक्टिव के सामने, तो बन जाएगा वो भी कॉमन नाउन बन जाता है। पहली बात क्या है? अगर कॉमन नाउन कोई है तो उसके सामने द नहीं लगाना है। अगर लगा दोगे तो गलत नहीं होगा, उसका मतलब बदल जाएगा। मतलब क्या बदल जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं। 2-4 सेंटेंस लिखा हूँ, उसको देखो, समझ आ जाएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है द मदर इन हिम। मदर क्या है? मदर क्या है? कॉमन नाउन है। तुम्हारी मम्मी, हमारी मम्मी, उनकी मम्मी, सबकी मम्मी, मम्मी तो मम्मी है। किसी की मम्मी का नाम कुछ है, किसी की मम्मी का नाम कुछ है।
तो नाम तो अलग अलग है, लेकिन जब माँ कहते हो तो माँ तो कॉमन हो गया ना, एक कॉमन सा नाम जो सारी माँओं को दिखाता है। सिस्टर एक कॉमन सा नाम जो सारी सिस्टर्स को दिखाता है। फ्रेंड एक कॉमन सा नाम जो सारे तरीके के दोस्त को दिखाता है, चाहे वो दोस्त हो लड़का, चाहे वो महिला मित्र हो या वो पुरुष मित्र हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ऐसा कोई कॉमन सा नाम, कोई भी ऐसा कॉमन सा नाम जो पूरे क्लास को दिखाएगा, उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे कॉमन नाउन। तो मदर क्या है? कॉमन नाउन है इन जनरल। फादर क्या है? एक कॉमन नाउन है। लेकिन मैंने अभी कंसेप्ट क्या बताया? अगर किसी कॉमन नाउन के सामने द लगा दोगे तो अब वो कॉमन नाउन नहीं रह गया, वो क्या बन जाता है? वो भावना वाला नाउन बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, फीलिंग वाला नाउन बन जाता है, भावना या मान्यता वाला। याद आ रहा है कहाँ एब्स्ट्रैक्ट लिखा था? अरे इधर काउंटेबल था, इधर अनकाउंटेबल था, इधर काउंटेबल में 3 लिखे हुए थे, अनकाउंटेबल में 2 लिखे हुए थे, ऊपर ही तो था। अनकाउंटेबल वाले में सबसे पहला नाउन क्या था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब बताया था ना कि भावना, जिसके अंदर फीलिंग की बात की जाए, कोई सी भी फीलिंग। अगर कोई सी भी फीलिंग है उसका कोई नाम होगा, उसका नाम है तो कौन सी फीलिंग, कौन सा नाउन हो गया? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो सभी तरीके के फीलिंग वाले जितने भी नाउन होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जब तुम बोलते हो मदर, तब तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन जैसे ही मदर के आगे तुमने द लगाया तो ये बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसका मतलब समझते हैं। द मदर इन हिम अराउज्ड, माँ का, द मदर इन हिम अराउज्ड, अराउज का मतलब पैदा हो जाना, उठ जाना, निकल जाना। व्हेन ही सॉ अ क्राइंग बेबी, द मदर इन हिम, उसके अंदर ये जो हिम लिखा हुआ है, हिम का मतलब क्या? आदमी के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, यानी माँ का, माँ जो है उस आदमी के अंदर जो माँ थी। अब बताओ तुम ही, कोई इंसान है, कोई आदमी है, उसके अंदर माँ होगी क्या? वो तो औरत है, आदमी है ना। जब वो आदमी है तो उसके अंदर औरत कैसी है? तो औरत नहीं है, उसके अंदर औरत का भाव है। जब उसने रोते हुए बच्चे को देखा, व्हेन ही सॉ अ क्राइंग बेबी, जब उसने रोते हुए बच्चे को देखा तो उसके अंदर से ममता का जो भाव है वो जाग गया, वो निकल गया, अराउज्ड हो गया। बात समझ आ रही है? तो इसी को बोल रहा था कि द मदर, ये जो मदर लिखा हुआ है ना, इसके सामने जैसे ही तुमने द लगाया, अब ये माँ के बारे में बात नहीं कर रहा, इस माँ के भावना के बारे में बात कर रहा है, माँ के ममता के बारे में, माँ के प्यार के बारे में। जो माँ का जो प्यार होता है उस इंसान के अंदर, जो आदमी है उसके अंदर जो माँ का प्यार था, माँ कैसे प्यार करती है बच्चों को, तो उस वाले प्यार को यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो कभी भी याद रखो कि कोई कॉमन नाउन लिखा हुआ है, कोई कॉमन नाउन लिखा हुआ है, उसके सामने अगर कभी भी द लगता है तो क्या बन जाता है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, भावना बताने लगता है। तो यहाँ पे माँ की बात नहीं कर रहे हैं, उस आदमी के अंदर जो माँ का भाव था उसकी बात कर रहे हैं। उस आदमी के अंदर जो माँ का भाव था वो जाग गया, अराउज हो गया। व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा, एक क्राइंग बेबी, एक रोते हुए बच्चे को, ये इसका मतलब था। आगे लिखा हुआ है द फादर इन हिम प्रिवेल्ड, उसके अंदर जो पिता का गुण था उसकी बात यहाँ पे। द फादर इन हिम, द फादर इन हिम, उसके अंदर, अच्छा जो आदमी है उसके अंदर तो पिता का गुण होगा ही होगा। अरे ज़रूरी थोड़ी है, मेरी शादी नहीं हुई तो क्या मैं पिता बन गया? लेकिन मेरे अंदर एक बाप क्या सोचता है वो फीलिंग तो आ सकती है ना, अपने बेटे के लिए फीलिंग तो आ सकती है ना। तो यही कहने मतलब, अगर अच्छा ये भी हो सकता है कोई आदमी खुद बाप है लेकिन वो बाप जैसा अभी काम नहीं कर रहा, उसके वो बाप जैसा काम अभी नहीं करने को मिला, उसकी कोई ड्यूटी कुछ और है। वही सेंटेंस लिखा हुआ, समझो पहले, मेरी बात पूरी सुनो तब समझ आ जाएगा। लिखा द फादर इन हिम, उसके अंदर, हिम आदमी के लिए इस्तेमाल हुआ, उसके अंदर जो बाप का प्यार था, पिता का प्यार था, जो पिता था उसके अंदर का जो पिता था, प्रिवेल्ड ओवर द जज, जज के ऊपर भारी पड़ गया, वह जज से ऊपर चला गया। एंड और ही डिड नॉट पनिश, और उसने पनिश नहीं किया हिज ओन सन, अपने खुद के बेटे को। जो पिता का जो उसके अंदर जो पिता का भाव था वो जज वाले भाव से ऊपर हो गया, ऊपर उठ गया, है ना। प्रिवेल्ड ओवर द जज, वो क्या था उस टाइम, उसकी ड्यूटी क्या थी? जज करने की ना। उसका लड़का कटघरे में खड़ा था और उस लड़के को, अपने खुद के लड़के को न्याय देना था, अपने खुद के लड़के के खिलाफ कोई फैसला लेना था। तो उसका जो बाप वाला गुण था, अभी क्या वो बाप तो नहीं है, वो बाप बन करके थोड़ी फैसला सुनाएगा, वो तो वहाँ पर इस टाइम क्या है, वो जज है, जज बन करके उसको फैसला सुनाना है। लेकिन जब जज बन करके वो फैसला न सुना करके वो एक बाप बन करके सोचने लगा, तो वही यहाँ पे कह रहा है, जज का जो भाव है, यहाँ पे द जज लिखा है, यहीं जज के भाव की बात कर रहा है। यहाँ द फादर लिखा हुआ है, द फादर के भाव की बात कर रहा है। तो जो द फादर था, जो उसके अंदर पिता का गुण था, वो जज वाले गुण के ऊपर भारी पड़ गया। और
ही डिड नॉट पनिश, उसने पनिश नहीं किया हिज ओन सन, अपने खुद के बेटे को। ये दोनों सेंटेंस समझ आ गया। तो ये पहला ही कंसेप्ट था। पहला कंसेप्ट क्या था, अगर किसी भी प्रॉपर नाउन, अब अगर किसी भी कॉमन नाउन के आगे द लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। पहला कंसेप्ट था, लिख लेना। दूसरा कंसेप्ट क्या था, देखो, अगर किसी भी कॉमन नाउन के आगे द लगाते हो तो क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। बता दिए सारा। अब देखो आगे दूसरा कंसेप्ट, किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर द लगा दोगे तो बन जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, पूरे क्लास को दिखाने लगेगा। जैसे मैं बोलूँ द पुअर, द रिच, है ना। तो गरीब जब बोलते हो, पुअर बोलते हो तो गरीब का मतलब है। और जब बोलते हो गरीब लोग, गरीब जब लोग बोलते हो तो पूरे क्लास को दिखा रहा है ना। और जब पूरे क्लास को दिखाना है तो पुअर्स नहीं करोगे, इसका प्रॉपर नाउन, किसी एडजेक्टिव का कोई प्लूरल नहीं बनता। प्लूरल किसका बनेगा, जो नाउन होगा या जो प्रोनाउन होगा, जिनको गिन सकते हो, है ना। तो किसी एडजेक्टिव को नहीं गिन सकते, है ना। पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को तो गिन नहीं सकते। जब इसको गिन ही नहीं सकते तो इसका कोई भी प्लूरल फॉर्म बनेगा नहीं। तो इसीलिए इसको हम लोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर हम उसको प्लूरल बनाना चाहते हैं, प्लूरल बनाने का मतलब क्या, पूरे क्लास को दिखाना चाहते हैं, जितने भी गरीब हैं सबको दिखाना चाहते हैं, तब इसके सामने सिंपली क्या करना है, द चिपका देना है। यानी कि अगर एडजेक्टिव लिखा हुआ है, एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है अगर कोई, तो एडजेक्टिव के सामने अगर द लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरे क्लास को दिखाएगा और बन क्या जाएगा, कॉमन नाउन बन जाएगा। समझ आ रहा है बात। देखो समझते हैं क्या लिखा है सेंटेंस। द पुअर हैव नॉट एनी सेंस ऑर्गन। इस सेंटेंस को दिल के तारों से समझना, है ना। और आंखों से मत देखना, नॉर्मल आंखों से मत देखना, मन की आंखों से देखना, तब तुम्हें समझ आएगा इसका सेंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है सेंटेंस कि द पुअर, अब यहाँ पे पुअर का मतलब गरीब नहीं है, द पुअर का मतलब गरीब लोग हो गया। तो गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ। जैसे ही गरीब लोग बोला मैं, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, तो यहाँ पे हैज़ नहीं लगेगा, हैव हो जाएगा। ठीक है, तो हैव नहीं लगा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो द पुअर हैव नॉट एनी सेंस ऑर्गन। जो गरीब लोग होते हैं ना उनके पास, ये गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ, जो गरीब लोग होते हैं ना उनके पास कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता। सेंस ऑर्गन का क्या मतलब हुआ, ये टंग, कान, स्किन, है ना, और जिसे हम लोग सूंघते हैं, नोज़, ये क्या है, सेंस ऑर्गन है हमारे। तो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे पास, हर इंसान के पास, भगवान ने बना करके दिया है, हर इंसान के पास होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गरीब के पास नहीं होते। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जो गरीब आदमी होता है, मान लो सूखी रोटी है, अगर कोई गरीब है, अगर अमीर है तो खाएगा नहीं खाएगा, उसके पास सेंस ऑर्गन बहुत ज़्यादा हैं। लिखा हुआ है द रिच, जो अमीर लोग हैं, हैव उनके पास होता है। देखो अमीर के लिए भी मैंने हैव लगाया है। तो द रिच यानी अमीर लोगों के पास हैव मल्टीपल सेंस ऑर्गन, बहुत सारे सेंस ऑर्गन होते हैं। उनको अगर कोई चीज़ बुरी न भी हो ना तो उनको उसको ऐसे भी बुरा बना देंगे। वो कहेंगे कि अरे यार ये नहीं ठीक है। उनको क्यों, उनके पास पैसे हैं, उनके पास पैसा है इतना ज़्यादा कि उनके पास सेंस ऑर्गन एक नहीं 3, 4, 8, 10 हैं। अगर कोई चीज़ नहीं भी महक रही है तो पैसे उनके पास इतने ज़्यादा हैं कि वो चीज़ उनको महकने लगेगी। कहेंगे नहीं इसको हटाइए, दूसरा लाइए। तो गरीब के पास तो सेंस ऑर्गन होता ही नहीं, उसके पास सूंघने के लिए नाक नहीं है, ये समझ लो। नाक होते भी वो नहीं इस्तेमाल करता। खराब है, अरे कह अरे यार कहाँ खराब हुआ है, ले आओ मैं खा लेता हूँ, सही है बिल्कुल, अरे बहुत अच्छी रोटी है ये तो। ब्रेड अगर एक्सपायर हो गया तो भी वो खा लेगा, कह रहे कहाँ ये तो ऐसे ही है, ठीक है हम तो ऐसे ही खा लेते हैं। उसके लिए क्यों, इसीलिए मैंने बोल दिया गरीब के पास सेंस ऑर्गन होता ही नहीं है, और अमीर के पास तो मल्टीपल सेंस ऑर्गन होते हैं, है ना, मल्टीपल सेंस ऑर्गन होते हैं। खैर मैं ये समझाने के लिए बोल रहा था, बड़ा अच्छा सेंटेंस था, समझना इसको, सोचना इसके बारे में। तो अगर कभी भी किसी एडजेक्टिव के पहले द लग जाए तो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। तो ये पूरे गरीबों लोगों को दिखा रहा है और ये पूरे अमीर लोगों को दिखा रहा था। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हम लोगों का कॉमन नाउन ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। तो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, ये भी बता दिया है, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होते हैं ये भी बता दिया, ठीक। और प्रॉपर नाउन खत्म, कॉमन नाउन खत्म। अब समझते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ये दोनों के बारे में हमने आपको बता ही दिया, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन एक तरीके से एक नाम है, एक नाम है, अ नेम, एक नाम है किस चीज़ के लिए, पूरे ग्रुप के लिए। अ नेम फॉर एन एंटायर ग्रुप, पूरे ग्रुप के लिए,
जितना भी ग्रुप है ना, जिस पे चाहे जितने भी लोग हैं उनके लिए एक पूरा कॉमन सा नाम, एक कलेक्टिव सा नाम, सबके लिए एक ही नाम मैंने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो उस अच्छा कॉमन नाउन में और कलेक्टिव नाउन में कंफ्यूज मत होना, ये पूरे क्लास को दिखाता है ना, जितने भी लोग हैं एक तरीके से प्लूरैलिटी को दिखा रहा है, और ये सिंगुलैरिटी को दिखा रहा है, जितने भी लोग हैं उनके लिए बस एक नाम इस्तेमाल करना। ठीक है, बात समझ आ रहा है? तो इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब समझते हैं कि कलेक्टिव नाउन जो होता है हमारा, इसके कंसेप्ट क्या क्या हैं। कलेक्टिव नाउन तो ये समझ रहा है, सबको पता है कि ग्रुप को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, है ना। ग्रुप को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन देखो, एक तो हो सकता है यूनाइटेड हो, यूनाइटेड मतलब जुड़ा हुआ हो। कलेक्टिव नाउन जब यूनाइटेड होगा, जुड़ा हुआ रहेगा तब, मतलब कि जब कोई चीज़ ग्रुप में है, कोई चीज़ डिवाइडेड नहीं है, ग्रुप में है, तो उसको एक कंसीडर करोगे। जैसे एक घर है, उस घर में अगर बड़े लोग हैं, है ना, बड़े लोग का मतलब कि उम्र में बड़े, बड़े मतलब पैसे वाला मत समझ जाना, उम्र में बड़े लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं उनकी शादियां हो गई। अब शादी होने के बाद अपने बेटे की अगर शादी कर दी, उनकी भी एक वाइफ होगी, यानी ये स्पाउस बनेंगे, पति पत्नी, और उनके भी ऊपर पति पत्नी हैं, तो इन दोनों की अलग अलग एक एक फैमिली बन गई ना। अब जैसे ही ये घर, पहले तो ये घर में रह रहे हैं और शादी वादी हो गई, कुछ दिन के बाद नहीं पसंद आया, कुछ ऐसा हो गया, तो वो लोग अलग अलग रहने लगते हैं। तो जब एक थे तो फैमिली एक थी बिल्कुल, तो ये यूनाइटेड थे, है ना, यूनाइटेड थे, तब वो फैमिली कहलाती थी, एक फैमिली कहलाती थी। तो कलेक्टिव नाउन जब यूनाइटेड रहेगा तो सिंगल कंसीडर किया जाएगा, सिंगल कंसीडर किया जाएगा। सिंगल कंसीडर करने का मतलब क्या है? इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे हम लोग जब यूनाइटेड होगा तब। ठीक है, बहुत ठंडी है। अब जब इसको डिवाइड कर दिया जाएगा तब, अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन डिवाइड कर दिया जाता है यानी तोड़ दिया जाता है, तुम ही बताओ, जब एक परिवार है, परिवार में दो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं और उनके नीचे हैं बच्चे, तो जब बच्चे का एक खुद शादी हो गया, उसका खुद का परिवार हो गया और ये घर छोड़ करके कहीं और चला गया रहने के लिए, दूसरा घर ले लिया, तो अब इस फैमिली को से टूट करके एक नई फैमिली बन गई ना। तो जब ये टूटती है तो एक से ज़्यादा टुकड़ों में बट जाती है ना। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है टुकड़े में बट गई तो दूसरा घर ले लिए, तो एक घर की जगह पर दो दो घर हो गए, तो ये प्लूरैलिटी को दिखा रहा है कि नहीं, एक से ज़्यादा लोगों को दिखा रहा है कि नहीं। तब ये जब डिवाइड हो जाता है तो ये प्लूरल बन जाता है ना। यानी कि जब कभी भी कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, तो सिंगुलर वर्ब यानी सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। जब कलेक्टिव नाउन कभी भी डिवाइड हो जाएगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा, और ये प्लूरैलिटी को कंसीडर करते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई फैमिली है, फैमिली के अंदर कोई फैमिली के अंदर सारे लोग रह रहे हैं, और फैमिली मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग में मम्मी पापा एक मत पे राजी हो गए, मान लो किसी की शादी करनी है, मम्मी पापा को लड़का पसंद है, और वो कह रहे हैं नहीं हम तो यहीं करेंगे शादी। अच्छा, बाकी जो 3 भाई हैं तो तीनों भाई का मत अलग है कि नहीं हम यहाँ शादी नहीं करेंगे, तो हो गए 5, और 5 अलग अलग लोग हैं, 5 मेंबर का ये मत है कि ये कुछ 5 में से कुछ ये सोचते हैं कि इसकी शादी ही नहीं करेंगे। अब देखो, इस फैमिली में 10 लोग थे, 10 लोग 3 बातें 3 अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, लेकिन क्या घर अलग है क्या? तो घर अलग अलग नहीं है, लोग अलग अलग नहीं रह रहे हैं, लेकिन लोगों का जो सोच है, लोगों का जो ओपिनियन है, जो लोगों की राय है वो बटी हुई है, विचार बटे हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जब अलग अलग फिजिकल फॉर्म में कहीं रह रहे होंगे तभी डिवाइडेड कहे जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर वो अपने थॉट में भी बटे हैं, थॉट प्रोसेस में भी बटे हैं, उनकी सोच बटी हुई है, उनके अंदर झगड़ा हो गया है ना, लड़ाई हो गई है ना, कोई एग्री नहीं कर रहे, आर्ग्यू कर रहे हैं, आर्ग्यू लिखना था, एग्री लिखा हुआ है। आर्ग्यू का मतलब क्या होता है? आर्ग्यू का मतलब बहस करना, एक दूसरे से बहस हो जाना, भाई भाई में बहस हो जाना, लो हम तुम्हारी बात नहीं मानते, मैं तुम्हारा नहीं सुनता, तो दोनों डिवाइड हो गए। क्या अलग घर में रह रहे हैं? नहीं रह रहे घर में अलग, लेकिन तभी आर्ग्यू कर रहे हैं ना, तो झगड़ा हो जाए, आर्ग्यू करने लगे, या डिवाइड हो जाए, फैमिली टूट करके अलग अलग ले जाए, है ना। या कोई टीम है तो अपने अपने, मान लो सब लोग यहाँ से मूवी देखने निकले, और मूवी देखने के लिए जब थिएटर में गए तो सब लोग अपना अपना सीट लेके बैठेंगे ना, यानी घर से निकले तो एक गाड़ी में थे, लेकिन जैसे ही थिएटर में घुसे सब अपनी सीट नंबर 14, सीट नंबर 26, सीट नंबर 28 सब अलग अलग जा करके बैठ गए। तो यहाँ पे जब अपनी पोजीशन ले रहे हैं, टेकिंग पोजीशन, टेकिंग सीट एक साथ है, टेकिंग सीट अगर अपना अपना जगह ले रहे हैं, है ना, टेकिंग सीट एक साथ लिखा हुआ है, तो सब लोग अपना अपना जगह जब ले रहे हैं तभी ये डिवाइड हो गए। तो हर जगह जैसे ही तुमको डिवाइडेड का फॉर्म नज़र आएगा तो क्या लगा दोगे? हमेशा प्लूरल के कंसेप्ट के ऊपर जाओगे। रनिंग,
मोदी साहब आए, स्पीच दे रहे हैं खूब अच्छी सी, और उसमें किसी ने छोटा सा बम फोड़ दिया, छोटा सा, अच्छा भीड़ के लिए उतना ही काफ़ी है। फिर उसके बाद ऐसे लोग भागेंगे वहाँ पे कि कौन किसके ऊपर चढ़ा ये पता ही नहीं चलेगा। अच्छा क्या जब भागेगी पूरी भीड़ एक साथ भागेगी तो क्या सारे के सारे एक डायरेक्शन में भागेंगे? इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। तो सब लोग भागेंगे, जिसकी जान जहाँ से बच जाए वो वहाँ पे भागेगा, चाहे जहाँ से भी उसको रास्ता मिल जाए। तो जब कोई आदमी रन करता है, दौड़ता है, तो वो एक डायरेक्शन में नहीं बैठता दौड़ता, साथ खड़ा तो था एक साथ, लेकिन जब दौड़ता है तो अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में भागता है। कोई इधर भागा, कोई इधर, कोई पीछे, कोई आगे। तो अलग अलग बंटने की वजह से 4 लोग इधर गए, 8 लोग इधर गए, 25 लोग उधर गए, तो फिर भी ये लोग डिवाइड हो गए। और जैसे ही डिवाइड होंगे ये कलेक्टिव नाउन बट गया, बट करके एक से ज़्यादा बन जाएगा, और जैसे ही एक से ज़्यादा बना प्लूरल लगा दोगे। झगड़ा हो गया परिवार में, चाहे दोस्तों में, चाहे जैसे भी, अब तो हम लोग एक थे, झगड़ा होते ही बट गए, लोगों के विचार बढ़ गए, तो झगड़ा होने के बाद भी क्या हो जाता है? डिवाइडेड हो जाता है। और डिवाइडेड होने का मतलब क्या है? प्लूरल लगा देंगे हम लोग, ठीक है। तो डिवाइडेड अगर डायरेक्ट डिवाइडेड नहीं लिखा हुआ है तो समझ जाने ये सारे वर्ड अगर आ जाएंगे तो उसका सेंस निकालना और समझ लेना कि ये कलेक्टिव नाउन को डिवाइड करके लिखा गया है। तो मुझको वो एग्जामिनर कौन सा कंसेप्ट लगवाना चाह रहा है? वो चाह रहा है कि तुम कलेक्टिव नाउन का डिवाइडेड वाला कंसेप्ट अप्लाई कर दो। सवाल को टैकल करने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि बस कंसेप्ट पढ़ लिया, तुमको ये खुद पता रहना चाहिए कि एग्जामिनर यहीं से सवाल पूछेगा, ठीक है। तो सवाल यही पूछा जाता है तुमसे। तो आई होप कितना समझ आ गया है। कुछ एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ इसको। देखो यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब क्या होता है? जजों की बेंच। 2 4 5 जज हैं मिल करके कोई भी अगर वर्डिक्ट देना है किसी बात के ऊपर, एक फैसला देना, जैसे राम मंदिर वाला फैसला, 5 जजों की बेंच बैठी थी, है ना। तो उनमें से उन 5 की जजों की बेंच के एक कलेक्शन बन गया ना 5 लोगों का, तो उसको बोलते हैं ज्यूरी, ठीक है, उसको बोलते हैं ज्यूरी। अब जो ज्यूरी है, ज्यूरी हैज़ गिवन। अब यहाँ पे देखो ज्यूरी जो है, ज्यूरी ने दिया अपना इट्स वर्डिक्ट, अपने फैसलों को दिया। अच्छा जब फैसला दिया जाता है तो 5 लोगों का आपस में डिस्कशन करेंगे, कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, चाहे जो भी, लेकिन फैसला मिला करके एक देना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि 4 लोग राम मंदिर बोले कि नहीं राम मंदिर बनना चाहिए, एक जज बोला कि ना 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 हम तो नहीं बनने देंगे। अच्छा तुम नहीं बनने दोगे कोई बात नहीं, तुम अपने जो 5 जज हैं उनमें से 4 हाँ कह रहे हैं, जो एक जज वो बोलता है कि नहीं बनने दूंगा, तो जो जज नहीं बनने के लिए बोलता है उसका जो फैसला है वो वहीं तक सीमित रहेगा। वो लोगों ने अपना एक डिस्कशन किया, लास्ट में जिसका पलड़ा भारी उसकी बात मानी जाएगी। तो एक डिस्कशन निकल के आया कि हाँ भाई बनेगा फैसला। अब उससे कोई मतलब नहीं है कि वो लोग एक जो जज है वो अलग क्या सोचता है क्या नहीं, क्योंकि उनका फैसला जो एक है, ठीक है, सारे लोगों ने मिल करके एक कंक्लूजन निकाला। तो वही लिखा हुआ है ज्यूरी यहाँ पे डिवाइडेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने अपना एक फैसला दिया। ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट, ज्यूरी ने अपना फैसला दिया। अच्छा यहाँ पे अपना के लिए यहाँ पे इट्स लगा है ज्यूरी के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जब ज्यूरी जब डिवाइडेड हो गई तब क्या लगाया मैंने? ज्यूरी वर प्लूरल लगा दिया। तो ज्यूरी वर डिवाइडेड, ज्यूरी बटी हुई थी, अब जब बट गई तो एक से ज़्यादा हो गई ना। तो जैसे ही एक से ज़्यादा होगी उसके साथ क्या लगा दोगे? दियर लगाओगे, यहाँ पे इट्स नहीं रह जाएगा अब। तो ज्यूरी के साथ हमने वर लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ये जैसे ही डिवाइड हो गया हमको आगे लिखा वर्ब क्या लगा? डिवाइडेड। आर्ग्यू लिखा रहता, डिवाइडेड लिखा रहता, है ना। तो ये समझ जाते कि जो ज्यूरी है वो अपने विचारों में बटी हुई है। तो बटी हुई होने का मतलब कि कुछ लोग कुछ और सोचते हैं, कुछ लोग कुछ और सोचते हैं, कुछ लोग कुछ और सोचते हैं। उनका जो फैसला वो एक नहीं है, उनका मत एक नहीं है। ऐसे में जो फैसला निकल करके आएगा वो फैसला आ ही नहीं पाएगा, फैसला निकाला ही नहीं जा सकता, फैसला तो एक होता है। तो यहाँ पे वर्डिक्ट जो है, उन लोगों का जो वर्डिक्ट था वो अपने वर्डिक्ट के ऊपर सब लोग डिवाइडेड थे। हम ये देना चाहते हैं फैसला, वो देना चाहते हैं कुछ और फैसला, वो देना कुछ और फैसला चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेंस है। तो ज्यूरी वर डिवाइडेड, ज्यूरी बटी हुई थी इन दियर वर्डिक्ट, अपने वर्डिक्ट में। इन दियर यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है कि ओपिनियन लिख लो, क्योंकि वर्डिक्ट तो एक ही होता है ना, जो सबको मानना है। तो अपने विचारों में, अपने राय में बटी हुई थी, है ना, अपने राय में बटी हुई थी जो ज्यूरी थी। अब आगे लिखा है, आगे ज्यूरी हैव आर्ग्यूड, ज्यूरी ने बहस किया। अब जब बहस होगा तो कुछ लोग उधर के होंगे, कुछ लोग इधर के होंगे, 2 पार्टीज बन जाएंगी। तो ज्यूरी हैव आर्ग्यूड, ज्यूरी ने आर्ग्यू किया, बहस किया फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे तक बहस चला। 5 घंटे तक ज्यूरी ने क्या किया? बहस किया। जब बहस होगा तो लोग बट जाएंगे ना जाहिर तौर पर, और जब जैसे ही बटेंगे हम लोग क्या लगा देंगे? यहाँ पे हैव लगा देंगे, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है, ये ज्यूरी के बारे में था, मैंने बताया। अब टीम से कुछ रिलेटेड है। टीम क्या है? एक टीम जो है वो कलेक्टिवली होती है। अब कलेक्टिवली यहाँ पे ना लिख करके देखो कैसे लिखा है, टीम इज़
हैप्पी आफ्टर विनिंग द ट्रॉफी। यहाँ पे तो कलेक्टिव फॉर्म में है, जो टीम है लास्ट मैच जीत गए। अच्छा मैच जीत जाते हैं तो क्या करती है टीम इंडिया, जैसे ट्रॉफी उठा करके फिर फोटो वोटो खिंचवाते हैं पूरा अच्छा सा, है ना। तो जब ट्रॉफी उठाते हैं, ट्रॉफी किसकी है? हमारी है? नहीं, हम जीते हैं, हमारा पूरा देश जीता है, लेकिन ट्रॉफी किसके नाम गई? ट्रॉफी तो वो भाई जो टीम है उसी के पास ट्रॉफी रहेगी, उसी का तो ट्रॉफी है। तो टीम कलेक्टिवली क्या है? कलेक्टिवली एक है, और जब कलेक्टिवली एक है तो इज लगाओगे ना, तो टीम इज हैप्पी, टीम खुश है आफ्टर विनिंग द ट्रॉफी, ट्रॉफी जीतने के बाद। यहाँ पे टीम का जो कंडीशन था वो कलेक्टिवली सिंगुलर का था, तो इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ कर लिया। आगे लिखा है टीम इंडिया हैव वॉन द मैच। अब यहाँ पे हैव क्यों लगा दिया? यहाँ पे टीम के साथ इज लगाया था, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉफी उठाने की बात थी, ट्रॉफी की जीतने की बात थी, और वो सिंगुलैरिटी को दिखा रहा था। लेकिन जब मैं बोलता हूँ टीम इंडिया हैव वॉन द मैच, भारत ने मैच जीत लिया, तो तुम क्या करते हो? पटाखे फोड़ते हो। तुम क्यों फोड़ रहे हो भाई? क्योंकि तुम्हारा भी तो भारत है, तुम्हारा भी तो देश है, तुम्हारा भी तो टीम इंडिया है। जितने भी कोच हैं, स्टाफ है, स्टाफ रूम है, सब चिल्लाने लगते हैं, सब खुश होते हैं। यानी जो जीत है वो किसी एक की नहीं है, ट्रॉफी किसी एक की हो सकती है, ट्रॉफी उनकी टीम की हो सकती है, लेकिन जीत किसकी है? जीत तो पूरे देश की है। तो इसलिए टीम इंडिया हैव बोला जाता है, हैज़ नहीं बोला जाता। ठीक है ना? यहाँ पे बात देखो, सेंस समझना, नहीं तो ये कच्चा खा जाओगे। फिर आगे लिखा है एम एस धोनी। एम एस धोनी हैज़ गॉन फॉर 47। एम एस धोनी 47 के निजी स्कोर पर चले गए हैं, आउट हो गए हैं। एंड और इंडिया आर इन ट्रबल, इंडिया खतरे में है। अच्छा, जब यहाँ पे इंडिया के साथ आर लगा है, अब क्या सेंस निकल रहा है? तुम्हारी हलक से निवाला नहीं उतरता, तुमको लगता है कि अरे अब तुम मर गए, हम कोई जहर ला के दे दे। जब धोनी आउट हो जाता है तो हमको तो खैर ऐसा ही लगता था बचपन से लेकर के आज तक। अब तो थोड़ा मैच नहीं देखता हूँ, इसलिए उतनी फीलिंग नहीं रह गई, लेकिन दो कभी कभी तो उस टाइम का अगर भारत हारा हुआ है तो उस टाइम में खाना नहीं खाता था, ये हालत था। तो क्यों ऐसा होता था? क्योंकि टीम इंडिया थोड़ी खतरे में है। सिर्फ मैं भी खतरे में हूँ ना, मेरा दोस्त वाफी भी तो खतरे में है।